नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पांडे। इरोम शर्मिला ने आखिरकार उस ऐतिहासिक अनशन को खत्म कर दिया जिसने दुनिया भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया था। अफस्पा खत्म करने के लिए हालांकि उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि आगे का रास्ता सत्ता के गलियारे से होकर जाएगा। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों 16 साल से अनशन पर बैठी थी इरोम शर्मिला और अफस्पा में ऐसा क्या है जिसके चलते इसका अनवरत विरोध हो रहा है। हम इरोम शर्मिला के संघर्ष की दास्तां भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। सोलह साल से अनशन कर रही इरोम शर्मिला ने मंगलवार को इम्फाल में अनशन खत्म कर दिया। उनका अनशन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा के विरोध में था। इरोम ने कहा कि वो चुनाव लड़कर मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की ये अदालत गवाह बनी एक ऐसे पल की जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं। इरोम शर्मिला को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत लाया गया, जहां उन्होंने 16 साल से चले आ रहे अनशन को खत्म करने का शपथ पत्र सौंपा। इस मौके पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अमल करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़मीर कैद था, अब मुझे आज़ाद होना होगा, मुझे अब रणनीति बदलनी होगी। I need power, and in Manipur there is no real democracy, and politics is so dirty, and everybody knows it. Two witnesses are examined, and the prosecution sides they said it is closed. Then for the next day, 23/8/2016, it is fixed for accused examination. Now Sharmila is she is released on bail on her personal bond. इरोम अब एक स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर आगामी मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू करेंगी। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। In the past and participate in parliamentary democracy, which we proud of, which the country is progressing under parliamentary democracy. It is the right form to bring a change, and we welcome her to take this step. वेलकम है जो उनका खुद डिसीजन है, जो ये फास्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स में जो आया, हम वेलकम। कि हम अनशन खत्म करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामेंट में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड उनको पूरी तरह से उनके इस भावना का समर्थन देता है। उनकी 16 साल की जो तपस्या है ये खत्म नहीं होगी, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। Well, believing in ballot politics in democracy, we do welcome. 16 साल पहले मणिपुर में 10 लोगों की हत्या के बाद इरोम भूख हड़ताल पर बैठ गई थीं। वो अफस्पा हटाने की मांग कर रही थीं। इस बीच उनकी तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें ट्यूब के जरिए तरल पदार्थ दिए जा रहे थे। उनके विरोध को दुनिया भर से मान्यता मिली और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें अंतरात्मा की कैदी की संज्ञा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 44 साल की इरोम शर्मिला चानू जीते जी किंवदंती बन गईं। 1.5 दशक तक उन्होंने अनवरत संघर्ष किया जिसकी गूंज दुनिया ने सुनी, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अफस्पा को खत्म करने के लिए इरोम ने संघर्ष का रास्ता चुना था, लेकिन वो दिन भी आया जब उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने का ऐलान कर दिया और अनशन खत्म किया। आइए जानते हैं इरोम के बारे में। शहद की ये डिब्बी बोझ की तरह इरोम के हाथों में दिख रही थी। लग रहा था इरोम शर्मिला चानू ने कोई वजनदार सामान उठा लिया हो। पहली बार कोशिश की तो हाथ रुक गए। आंखों से फफक कर आंसू गिरने लगे। चेहरे पर शिकन की लकीरें फैल गईं, लेकिन मुंह तक हाथ नहीं आ पाया।
16 बरस से जो आदत छूट गई हो उसे शुरू करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार उंगली पर शहद चाटकर उन्होंने वो ऐतिहासिक अनशन खत्म किया जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं। 44 बरस की इरोम शर्मिला ने 16 बरस पहले एक जिद ठानी थी, मणिपुर से अफस्पा कानून को खत्म करने की जिद। मां से वादा किया था कि जब तक यह कानून खत्म नहीं होता वो उनका चेहरा नहीं देखेगी। तब से लेकर अब तक इरोम शर्मिला मां से नहीं मिली। 16 बरस पहले जब इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी तो इरोम 28 बरस की थीं। सुरक्षा बलों की हिंसा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। 4 नवंबर 2000 का वो दिन था जब इरोम ने ठान लिया कि जब तक अफस्पा खत्म नहीं होता तब तक वो ना तो खाना खाएंगी, ना कुछ पिएंगी और न ही बालों में कंघी करेंगी और ना ही आईने में अपनी शक्ल देखेंगी। अनशन छोड़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी जो मुहिम है जिसको लेकर कि वो बैठी थी वो ख़त्म हो गई है। ये उसने कहीं भी नहीं कहा और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा गौर करने लायक बात है। मुझे इस बात से अफसोस है कि वो उसको ये लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर या चुनाव लड़कर वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगी तो मणिपुर से अफस्पा को ख़त्म करने में वो कामयाब हो सकती है। मुझे लगता है वो उसमें उसकी गलतफहमी है। अनशन शुरू करने के तीसरे ही दिन इरोम शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन पर आत्महत्या करने की कोशिश का आरोप लगा। पुलिस ने आनन फानन में इरोम शर्मिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्वास्थ्य और गिरता चला गया। 21 नवंबर सन 2000 को इरोम शर्मिला की नाक में नली डालकर जबरन लिक्विड डाला गया और उसके बाद से इरोम की नाक में लगी ये नली उनकी पहचान बन गई। इसी के सहारे इरोम अब तक जिंदा रहीं। गिरफ्तारी का सिलसिला फिर लगातार जारी रहा। हर बरस इरोम शर्मिला को आत्महत्या करने की कोशिश के इल्जाम में साल भर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन हमेशा की तरह इरोम अनशन नहीं तोड़ती तो अगले बरस फिर वही कहानी दोहराई जाती। मैं ये समझता हूँ कि ये अनशन जो है उनका तोड़ना एक सरकार के लिए एक तरीके से मैं शर्म की बात है कि उन्होंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे इरोम की कहानी मणिपुर से बाहर निकलकर देश और दुनिया की सरहद को पार करने लगी। 2 अक्टूबर सन 2006 को इरोम शर्मिला इस उम्मीद से दिल्ली आई कि देश के हुक्मरानों पर उनके संघर्ष का असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो राजघाट गईं, जंतर मंतर गईं, प्रदर्शन किया, लेकिन 6 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अफस्पा बदस्तूर जारी रहा। लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से इरोम को समर्थन मिलने लगा। दबाव कई तरफ से बने, लेकिन अफस्पा खत्म नहीं हुआ। इरोम ने केवल मणिपुर तक इसे महदूद नहीं रहने दिया गया, इसे एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मामला बनाकर रखा है। मणिपुर तक ही नहीं रुक रहा, उसकी आवाज़ जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट के अन्य इलाकों में और अन्य जगह हिंदुस्तान में जहां लोग पहले कुछ समझते भी नहीं थे, इरोम के माध्यम से उनकी एक समझ बनी है। तो बहुत बड़ी एक कामयाबी है, मेरा मानना है। सन 2011 में जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन किया तो देश भर में लोग इससे जुड़ने लगे। उस वक्त इरोम शर्मिला ने अन्ना हजारे से अपील की कि वो मणिपुर आएं और अफस्पा के खिलाफ भी संघर्ष करें, लेकिन अन्ना हजारे ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर सब कुछ धीरे धीरे रूटीन सरीखा होने लगा। हर साल गिरफ्तारी, हर साल रिहाई, अनशन चलता रहा, अफस्पा भी जारी रहा। आखिरकार इरोम शर्मिला को लगा कि इस रास्ते पर अफस्पा शायद ही खत्म हो पाए। उन्होंने 1.5 दशक के संघर्ष को विराम देते हुए अगस्त को अनशन खत्म कर दिया। अब इरोम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। अफस्पा कानून आज का नहीं है। देश की आज़ादी के 1 दशक बाद पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लागू किया गया। तब से आज तक ये कानून बरकरार है। धीरे धीरे इसके दायरे को और भी राज्यों में बढ़ाया गया। जब से ये कानून लागू हुआ उस वक्त से ही इसे हटाने की मांग जारी है। आइए देखते हैं ऐसा क्या है इस कानून में और कहां-कहां लागू है ये कानून। जंगे आज़ादी के वक्त कई ऐसे कानून बने जिसे बाद में आज़ाद भारत में भी लागू कर दिया गया।
आफ्सपा की बुनियाद भी ब्रिटिश भारत के वक्त की है। भारत छोड़ो आंदोलन जब तेज हुआ तो इसे दबाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने एक नया कानून लागू किया। कानून का नाम था आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस यानी आफ्सपो। इसमें फौजियों और पुलिस को गिरफ्तार करने और मारने की खास शक्ति दी गई थी, लेकिन अंग्रेज बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए और 1947 में मुल्क आजाद हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आफ्सपो को भी रद्द कर दिया गया, लेकिन 1958 में भारत सरकार ने इसे पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से लागू कर दिया। 1958 में संसद ने महज 2 घंटे की चर्चा के बाद आफ्सपा लागू करने पर मुहर लगा दी। संसद के भीतर विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन आखिरकार मणिपुर और असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। 1972 में कुछ संशोधन के साथ सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को इसकी जद लाया गया। हालांकि पिछले साल त्रिपुरा सरकार ने आफ्सपा हटाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में भी आफ्सपा लागू कर दिया गया, लेकिन 14 साल बाद 1997 में हटा दिया गया। ठीक इसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के बाद 1990 में आफ्सपा लागू किया गया। त्रिपुरा में ख़त्म किया गया, लेकिन त्रिपुरा के अलावा त्रिपुरा में तो वैसे भी एक बहुत ही सीमित इलाके में उसे लागू किया गया था, इसलिए उन्हें उनके लिए आसान था। लेकिन नागालैंड, आसाम, जम्मू कश्मीर तो है ही है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, बहुत सारी जगह आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आज भी हैं। अश्योरेंस ये दिया गया था सरकार ने कि नहीं, ये तो कुछ समय के लिए होगा और जब नागाओं का ये संघर्ष दमन हो जाएगा, ये दबा दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस टाइम हटा लिया जाएगा। लेकिन वो तो हटाने के बजाय नागाओं के साथ साथ वो फिर जो मूवमेंटें थी जो उनके खिलाफ इनका प्रयोग होने लगा। अरुणाचल में होने लगा, मणिपुर में होने लगा, मिज़ोरम में होने लगा, आसाम के अंदर होने लगा, फिर कश्मीर के अंदर भी ले गए। आफ्सपा की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार है। धारा 4 के तहत सेना को बिना वारंट किसी को भी हिरासत में लेने, किसी भी वाहन की जांच और उग्रवादियों पर गोली चलाने का अधिकार है। धारा 6 के तहत किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। कानून के इन प्रावधान को देखते हुए मानवाधिकार संगठन इसे खत्म करने की मांग करते रहे हैं। एक तरफ हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले हैं, लेकिन दूसरे हाथ से इस प्रकार के कानून, आफ्सपा जैसे कानून को लागू करके आप उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को आप उनको नकार रहे हैं। लिहाजा फ़ौज जहाँ तैनात की जाती है, उन्हें इस आफ्सपा के तहत उन्हें दंड मुक्त कर दिया जाता है। तो वो सर्च ऑपरेशन हो, अरेस्ट हो, रेड हो, या किसी को शक की बुनियाद पर अगर उन्होंने मार भी दिया, इन सब कार्रवाई से कि अगर वो करते हैं और जहां ये लागू होता है वहां उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कई राजनीतिक पार्टियों और जांच आयोगों ने भी आफ्सपा पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आफ्सपा के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। 2005 में जीवन रेड्डी कमेटी और वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सेना और सुरक्षा बलों पर काफी गंभीर आरोप लगाए। रेड्डी समिति ने आफ्सपा हटाने की सिफारिश दी, लेकिन रक्षा मंत्री और सेना ने इसे सिरे से नकार दिया। 11 दिसंबर 2006 को शून्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने इसे दमकारी बताते हुए हटाने की मांग की थी। 1991 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इसे हटाने की मांग की। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत से फिर से आफ्सपा खत्म करने को कहा। मार्च 2012 में संयुक्त राष्ट्र में इसे फिर से हटाने की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तहकीकात के लिए क्रिस्टोफ हेंस भारत आए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें मणिपुर जाने की इजाजत नहीं दी। 2000 में जब असम राइफल्स ने कुछ लोगों पर गोलियां चलाईं, तो इसके विरोध में इरोम शर्मिला चानू ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। लगातार 16 वर्षों तक
आफ्सपा हटाने की मांग के साथ वो अनशन पर बैठी रहीं, लेकिन आफ्सपा को लेकर सरकार टस से मस नहीं हुई। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में बराबरी और राजनीतिक अधिकार हासिल करने के लिए अहिंसक संघर्ष का सुनहरा इतिहास रहा है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सांग सूची समेत कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। दुनिया भर में शोषण और हिंसा का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना अहिंसक संघर्ष भी है। पिछले 100 वर्षों के दौरान कई नेताओं ने मानवीय संघर्ष को नई दिशा दी। इनमें महात्मा गांधी का नाम काफी अहम है। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गांधी जी का संघर्ष बेमिसाल है। सत्याग्रह और अहिंसा से जुड़े उनके प्रयोग दुनिया भर के राजनीतिक संघर्षों और मानवाधिकार आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन शोषण के खिलाफ लड़ाई में कई और नेताओं ने अहिंसा के दम पर जीत हासिल की है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला का नाम काफी मशहूर है। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेंजो में जन्मे नेल्सन मंडेला ने अश्वेतों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। इस बीच उन्हें 27 बरस जेल में बिताने पड़े। वो पूरी दुनिया में रंगभेद के विरोध का प्रतीक बन गए। आखिरकार 1990 में श्वेत सरकार के साथ एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी, जहां सभी वर्ण के लोगों को समान अधिकार हासिल है। नेल्सन मंडेला को 1993 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाता है। अश्वेतों के अधिकारों की संघर्ष गाथा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक और अहम नाम है। 1929 में अमेरिका के एटलांटा में जन्मे मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। मार्टिन ने अमेरिका में अश्वेतों को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1963 में उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना, जबकि 1964 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। जून 1945 को रंगून में जन्मी ऑंग सैन सू की अहिंसावादी संघर्ष के इतिहास में एक और अहम शख्सियत हैं। म्यांमार में राजनीतिक अधिकारों को हासिल करने के लिए ऑंग सैन सू की ने बेमिसाल संघर्ष किया। 1989 से 2010 के बीच उन्हें सैन्य शासकों ने कई बार नजरबंद किया। आखिरकार वो बर्मा में लोकतंत्र बहाल कराने में सफल रहीं। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति रहे रमोस होर्ता ने भी अपने देश में शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें देश से निर्वासित भी होना पड़ा। 1996 में रमोस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अलावा शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वालों में दक्षिण अफ्रीकी नेता डेस्मंड टुटू, मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मेक्सिको के सीजर चावेज और कोस्टारिका के ऑस्कर सांचेज को भी अहिंसक संघर्ष के लिए जाना जाता है। ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि क्या कहते हैं जानकार इरोम शर्मिला की आगे की रणनीति के बारे में। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी कविंद्र सचान ने वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान से बातचीत की। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सिंह। ये राज्य उस तेजी के साथ विकास के पथ पर दौड़ नहीं पाया। हर स्टेट पे जाके ये अनुरोध कर रहे हैं कि आओ झारखंड बदल गया है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, इस दिशा में क्या काम हो रहा है? हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड से जो पलायन है गरीबी के कारण, उसको हर हाल में इस कलंक से हमको मुक्ति पाना है। झारखंड की जनता और जनजाति समाज अब विकास की ओर बढ़ चले। सपना राजनेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, इस देश का सबसे अमीर राज्य जिसकी कोख में गरीबी क्यों बढ़ रही है, इस गरीबी को समाप्त करना। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे।
और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक दीवान है, जो कि एडिटर है नॉर्थ ईस्टर्न से। दीपक, स्वागत है आपका। दीपक, इरोम का 16 साल के बाद अनशन को तोड़ना और उनके साफ तौर पर उनका जो बयान है कि अब वो नई रणनीति के साथ यानी सक्रिय राजनीति के जरिए अपने मकसद को हासिल करेंगे। देखो, इरोम ने जब ये फैसला लिया, जब पब्लिकली उसने बताया, 26 जुलाई की बात है, उस दिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि मेरे 16 साल से ये भूख हड़ताल वाले अनशन से कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं अब स्ट्रेटजी बदल लूँगी। तो उनकी नई स्ट्रेटजी ये है कि वो अब राजनीति की में आना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि एक दिन वो चीफ मिनिस्टर बने और चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो अफसा को हटाएंगी। लेकिन जिस अनशन के जरिए उन्होंने एक पहचान पाई, उन्होंने उस मुद्दे को, मैं कहूँ कि जी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी उसकी एक चर्चा हुई, उस पर एक लगातार बहस होती रही। क्या आपको लगता है कि जो राजनीति की राह है जिस पर वो अब बढ़ना चाहती, इसके जरिए वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो इससे ज़्यादा कहीं मुश्किल होने वाली है? अगर आप अभी हम जैसे पैकेज में आपकी फुटेज देख रहे थे, सब पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट दे रहे हैं, दे आर ऑल वेलकमिंग हर। आपको शायद हैरानी होगी कि पिछले 16 साल में कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का इनके पास 10 या 15 मिनट भी नहीं बैठा होगा। आज हर पार्टी इनको वेलकम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आके इलेक्शन लड़ें, पर उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगी, इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। अब ये कभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनके साथ कुछ और लोग लाइक माइंडेड जुड़ते हैं या ये अकेली लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह कि मणिपुर के अंदर अगर जनमानस के बीच बात करें, जनता के बीच बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों की जो एक साख है, जो विश्वास है, अगर उसे कंपेयर करें रोम के इस पूरे अब तक के सफ़र को, उस सफ़र के ज़रिए एक लोगों की, मैं कहूँ कि अटैचमेंट ज़रूर था, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या वो अटैचमेंट को बना पाएंगी, उतना ही अटैचमेंट दिखेगा? ये मणिपुर की जो राजनीति है बहुत अलग है। वहाँ पे एक तो करप्शन, पैसा, दूसरा जो सांठगांठ अंडरग्राउंड के साथ होती है नेताओं की, उसके बिना आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते मणिपुर में। मगर एक चीज़ जो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए जिस बात का, कि मणिपुर जैसी डिस्टर्ब्ड स्टेट जो 36 साल से इंसर्जेंसी फेस कर रही है, उसमें आपने 16 साल का एक अनशन शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से चलाया। हैट्स ऑफ टू हर। और मेरे ख्याल से ये मैसेज सरकार को, अगर सेंसिटिव है मणिपुर गवर्नमेंट की सरकार, उनको ये मैसेज अंडरग्राउंड को देना चाहिए कि जो हथियार लेके वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो अपना क्यों नहीं शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से बात करते हैं। जी, नहीं हो रही कुछ भी ऐसी पहल वहाँ भी। और रोम ने, जब मैं कहूँ कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक तरीके से संकेत दे दिए थे, जनता के बीच किस तरीके का रिस्पॉन्स अब तक आप वहाँ देख रहे हैं रोम के राजनीतिक तौर पर उतरने को लेकर या उनके पीछे खड़े होने को लेकर? देखिए, वहाँ मिक्स रिएक्शन है। कुछ अंडरग्राउंड ग्रुप जो हैं वो नहीं चाहते कि ये अपना फास्ट जो खत्म करती, वो चाहते थे कि ये अपना भूख हड़ताल जारी रखें। कुछ गुट ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये राजनीति में आए। कुछ गुट ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि ये शादी करें। लोग इनकी निजी जीवन को तो भूल ही गए हैं। शर्मिला पूरी उम्र तो नहीं गुजार सकती ऐसे टेंशन में। इसीलिए ये सब सोच के उसने फैसला लिया। उसने बोला कि मैं शादी भी करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे भी एज ए फैमिली, एज ए वुमन, वो कह रही है आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन। तो नेचुरली अब वो दूसरे रास्ते से अपना अनशन जारी करेंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जिएंगी। तो आपने अब तक की जो राजनीति देखी है मणिपुर में, किस तरीके का खतरा राजनीतिक तौर पर वहाँ की इस्टेब्लिश मैं कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए इरोम के फ्रंट की तरफ से? इरोम की जहाँ तक इंडिविजुअल फोर्स है, वो कितना प्रभावित कर पाएगी पूरे सदन में, और ये अभी देखना, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी वही मैं जैसे पहले बोला कि अब देखना होगा कि इनके साथ क्या और लोग जुड़ते हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो चेंजेस लाना चाहते हैं मणिपुर में, या फिर इन्हीं पॉलिटिशियन के बीच में अकेली इरोम शर्मिला कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि बड़ा मुद्दा है कि जिस कानून को लेकर उन्होंने इतने लंबे अरसे तक
अनशन किया, क्या वाकई उस कानून की गूंज या उस कानून को लेकर जनता के मन में इतनी ज़्यादा जगह है, उसको लेकर विरोध है कि वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है और चुनाव के नतीजों को बदल सकता है? कविंद्र, आपको एक चीज़, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल देके। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो मुद्दा है, जिस पे इन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी 16 साल तक, मणिपुर गवर्नमेंट, जिसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के ओकरम इबोबी सिंह, उनका तीसरा टर्म खत्म हुआ, अब चौथा चल रहा है, वो चेयरमैन है यूनिफाइड कमांड की, जिसमें आर्मी भी आती है और सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरा मिलिट्री, सब कुछ। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ यूनिफाइड कमांड। उनके ही जो मणिपुर के कमांडोज हैं, उनके याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि 1528 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें ज़्यादा 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा तो मणिपुर कमांडोज ने किया है, और एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड। कोर्ट का आदेश आया था। जी। अभी ये कार्रवाई जारी है और उन्होंने केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से उनका जवाब मांगा है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अगर आप देखें, वहाँ लगता है जहाँ डिस्टर्बेंस होती है। जब सरकार, कोई भी स्टेट की सरकार जब अपनी लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंसी लाइक दिस जो नॉर्थ ईस्ट में है, उसको टैकल करने में फेल हो जाती हैं, तो बाहर की फोर्सेस को बुलाया जाता है। यानी साफ तौर आप कह रहे हैं कि इरोम का नई पारी जो है वो खासी रोचक हो सकती है और दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, और खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि एक संस्था ने बोल दिया, उनको इनडायरेक्टली बोला कि जो पहले भी देखा है हमने, कुछ लीडर जो अंडरग्राउंड थे वो इलेक्शन लड़े ओवरग्राउंड पॉलिटिक्स में आके और अपना लक्ष्य भूल गए और उनको मार दिया गया था। तो ये इनडायरेक्ट वार्निंग दी गई है। एक ग्रुप है अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगले पाक, ASU के, उन्होंने ऐसी बात कही है स्टेटमेंट। यानी इस तरह का विरोध भी होगा। बहुत शुक्रिया दीपक साहब इस पूरी बातचीत करें।